तो चलिए स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं एक धमाकेदार शुरुआत। धमाकेदार शुरुआत। क्या धमाकेदार शुरुआत करने जा रहे हैं? हम आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीरीज के अंदर मैथ्स में यानी कि गणित सब्जेक्ट में आने वाले एग्ज़ाम में जो बोर्ड के आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, उन आने वाले एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर पूरी बुक से रहेंगे और जो कमज़ोर बच्चे होंगे उनके लिए पूरी बुक्स के अंदर से हर चैप्टर से हमने कुछ क्वेश्चंस छांटे हैं और उन क्वेश्चंस की हम एक सीरीज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हम आज चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं और आज ही इस चैप्टर 1 को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप वो बच्चे स्पेशली, जिन बच्चों को कहा जा रहा है वो बच्चे स्पेशली जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, जिनकी कुछ तैयारी नहीं है और वो चाह रहे हैं कि हमें कहीं से कुछ इम्पोर्टेंट मिल जाए, कुछ चुनिंदा प्रश्न उत्तर मिल जाए जिसकी वजह से हम पेपर में पास हो जाएं, तो आप बेझिझक हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मैथ्स का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप इन प्रश्न उत्तरों को कर लीजिए जो हम करा रहे हैं, और आप एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में जो बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 18 फरवरी से, तो आप इन एग्ज़ाम के अंदर 80% नंबर मैथ के पेपर में ला सकते हैं। शर्त ये है कि आपको मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज कम से कम होनी चाहिए, और अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो हम यहाँ जो प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो बहुत ही सरल ढंग से कराए जाएंगे और चुनिंदा प्रश्न उत्तर होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और उन बच्चों तक इस सीरीज़ को शेयर कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। फिर वो बच्चे जिनकी अच्छी खासी तैयारी हुई पहले से ही हो गई है, तो आप 80% नंबर उन बच्चों को कहा जा रहा है जिनकी कुछ तैयारी नहीं हुई है। अगर वो बच्चे जिनकी तैयारी हुई पहले से ही हो गई है तो उन बच्चों के लिए यहाँ 90% और 90 प्लस नंबर लाने का मौका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हम आपको दे रहे हैं। तो आपको ये सीरीज़ फॉलो करनी होगी, अच्छे से प्रश्न उत्तरों को करना होगा। तो इसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए आज हम पहला प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये रहा पहला प्रश्न। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं होती है, हम नॉलेज भी देकर चलेंगे। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी? तो सबसे पहले आपको परिमेय और अपरिमेय का डिफरेंस बता दिया जाए। परिमेय को रैशनल कहा जाता है, अपरिमेय को इर्रेशनल कहा जाता है, ये आपको याद रखना होगा। परिमेय वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और इनको जब भाग किया जाता है, P/Q वाली संख्याओं को भाग किया जाता है, तो इनका दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग आता है। क्या आता है? टर्मिनेटिंग। जब किसी का दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग आता है तो उसको परिमेय कहा जाता है। ऐसे नंबर जिनको अंडर रूट में रखा जाता है, जैसे अंडर रूट 2 हुआ, अंडर रूट 3 हुआ, सभी की बात नहीं कर रहे हैं,
और जिनका दशमलव प्रसार अगर कोई नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ भी है लेकिन उनका दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग आता है तो उन नंबरों को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया जाए कि 2/3 अगर इनको हम भाग करते हैं तो नीचे वाला नंबर बाहर रखा जाता है, ऊपर वाला नंबर अंदर रखा जाता है। पॉइंट लगाकर हम यहाँ 0 उतारेंगे, 3 की 20 से भाग करेंगे तो 3 छंग 18 बन जाएगा। फिर 2 बचना है, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0, 2 छंग 18 बन जाएगा। फिर 2 और मतलब ये होना है कि ये इस तरह से ही चलता चला जाएगा और यहाँ 6 6 6 इस तरह से आते चले जाएंगे। तो ऐसा जो दशमलव प्रसार होता है उसी को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, और जो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनको भी अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब आपको साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि कभी अगर किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर में जोड़ दिया या घटा दिया जाता है, इर्रेशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर में जोड़ा या घटाया जाता है तो वो हमेशा इर्रेशनल आता है। आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से भाग किया जाता है या गुणा किया जा सकता है तो वहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, वो रैशनल भी हो सकता है, वो इर्रेशनल भी हो सकता है। तो हम प्रश्न के ऊपर आते हैं। जो बातें बताई गई है शायद आप समझ चुके होंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी? √3/5, क्योंकि ऊपर भी अपरिमेय है नीचे भी अपरिमेय है, दोनों को भाग किया जा रहा है तो ये अपरिमेय होगी, ये अपरिमेय होगी। एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या इर्रेशनल को इर्रेशनल से गुणा किया गया है तो ये भी अपरिमेय होगी, ये भी अपरिमेय होगी, क्योंकि दो इर्रेशनल नंबर अगर सेम आते हैं तो वो रैशनल बनते हैं, नहीं तो वो इर्रेशनल बन जाते हैं। तीसरा नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। √5 प्लस √7 लिखा हुआ है, √5 माइनस √7 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ एक परिमेय एक सर्वसमीका याद कर सकते हैं, a + b और a - b, जो कि हमने आपको पहले भी बताई हुई है। वो बन जाती है a² - b²। a की जगह √5 है तो √5 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस √7 का स्क्वायर बन जाएगा। रूट से अंडर रूट को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 5 - 7 बन जाएगा, जिसको घटाकर हम -2 बना देंगे। और -2 एक परिमेय संख्या है, -2 एक परिमेय संख्या है और वही हमारा हो जाएगा उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से डिटेल में जो वीडियोस बनाई जा रही हैं उसको समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो ये रहा हमारे सामने प्रश्न नंबर 2। प्रश्न दिया गया है परिमेय संख्या होगी। अभी आपको बताया गया है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q की फॉर्म में होती है, और अपरिमेय संख्या जो अंडर रूट के अंदर होती है, जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकती है। तो हम बात करते हैं √2 की, ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। √3 भी बाहर नहीं निकल सकता है तो ये अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन जब हम √9 को देखते हैं तो √9 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, √3 गुना √3। √9 को आप 3 गुना 3 लिख सकते हैं, जिसमें 3 का जोड़ा बन गया है। और अंडर रूट के अंदर जिस नंबर का जोड़ा बन जाता है उसको एक बार बाहर निकाल दिया जाता है, और जिस नंबर को अंडर रूट से बाहर निकाला जा सकता है उसे कहा जाता है परिमेय, उसे कहा जाता है परिमेय। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि परिमेय संख्या होगी, कौन सी होगी? सी ऑप्शन आपका यहाँ सही रहने वाला है। इसी प्रकार से आपको नया प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न नंबर 3, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या अगर आ जाती है और उनको जोड़ दिया जाता है तो उनका योग क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैंने बताया था, किसी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को अगर प्लस माइनस किया जाता है,
किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को प्लस और माइनस किया जाता है तो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगी, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगी। जैसे हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 3 और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3। इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो जोड़ने के बाद उत्तर भी यही आएगा। ये 3 और 3 6 नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना होगा। 3 और 3 6 नहीं हो सकता है और इस बात को आपको आगे भी याद रखना होगा, यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। थोड़ा और जोड़ घटा तो पता चल गया है गुणा भाग के बारे में। इसके अलावा आगे भी अगर ऐसे क्वेश्चन आने लगे, जैसे हम √2 ले लेते हैं और √2 ले लेते हैं और दोनों की गुणा करा देते हैं, ये एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है और ये भी एक अपरिमेय संख्या है। दोनों की गुणा कराई जा रही है क्योंकि दोनों सेम नंबर हैं। तो मैंने आपको बताया था जब दो सेम नंबर जो कि अपरिमेय संख्या होती है उन दोनों की अगर गुणा कराई जाएगी तो हमेशा एक परिमेय संख्या आती है, यानी कि ये √4 बन जाएगा, जिसको आप √2 गुणा 2 लिख सकते हैं और जोड़ा बन गया है तो ये 2 बाहर निकल जाएगा और 2 बन जाएगा। √2 जो कि इर्रेशनल थे, गुणा करने के बाद क्या बन गए हैं? रैशनल बन गए हैं, परिमेय बन गए हैं। यदि दो अलग अलग नंबर ले लिए जाएं, जैसे हमने 8 लिया है और √2 लिया है, दोनों ही इर्रेशनल नंबर है, दोनों ही अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब गुणा कराई जाएगी तो √16 आएगा और √16 को आप 4 गुणा 4 लिख सकते हैं जो कि √ से बाहर निकलकर 4 बन जाएगा और एक रैशनल संख्या बनेगी, रैशनल नंबर बनेगी, एक परिमेय संख्या बनेगी। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर दो इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या आती हैं, अगर सेम हुई तो कंफर्म है कि रैशनल होगा ही होगा, लेकिन अगर दो इर्रेशनल हुई तो वहां 2 चांस हो सकते हैं, वो रैशनल भी हो सकती है और इर्रेशनल भी हो सकती है। कहोगे गुरुजी अभी तो रैशनल बताया है, इर्रेशनल कहाँ से आ गया? तो ले लेते हैं √3 गुणा √5। दोनों ही इर्रेशनल नंबर है, दोनों ही अपरिमेय संख्या है। जब गुणा कराई जाएगी तो 15 आ जाएगा, जब गुणा कराई जाएगी तो 15 आ जाएगा और 15 आने के बाद हमेशा इस नंबर को, क्योंकि √ से बाहर नहीं निकाल सकते, तो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ये आपको याद रखनी होंगी कुछ चीजें। अगर ये आपके याद होंगी तो इनके रिलेटेड आपके काफी सारे क्वेश्चन पेपर में MCQs के अंदर लग सकते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लीजिए, आप इन क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अब मैं समझता हूं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर छांटने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं आप उनसे नहीं घबराएंगे, इजीली आप उनको बता सकते हैं। एक बार और मैं रिवाइज करता चलता हूं कि परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो वो परिमेय ही होगी। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। दो अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर, उन दोनों को गुणा कराया जाए और सेम हो तो ऑलवेज रैशनल आएगी। दो अपरिमेय संख्या, उन दोनों को गुणा कराया जाए तो आपको सिचुएशन देखनी होगी, वो रैशनल भी हो सकती है, इर्रेशनल भी हो सकती है। और दो अपरिमेय संख्या जो दोनों अपरिमेय संख्या होगी, उनके गुणा कराया जाए तो वो भी इर्रेशनल बनती है। रैशनल इर्रेशनल दोनों हो सकती है, ये आपको थोड़ा सा समझदारी से काम करना होगा। ये क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए हैं, अब कुछ नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड होते क्या है, पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। वो संख्याएं जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आती है या किसी के भी पहाड़े से नहीं कटती है, किसी दूसरे नंबर से नहीं कटती है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सोन, दुनिया भर की संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्याएं होती हैं। बस आप इनकी पहचान ये समझ सकते हैं कि ये किसी दूसरे के पहाड़े से डिविजिबल नहीं होती हैं, दूसरे टेबल से कटती नहीं हैं, किसी दूसरे नंबर से भाज्य नहीं होती है।
तो अगर किसी दूसरे नंबर से भाज्य नहीं होती है तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। यहाँ आप इम्पोर्टेंट एक चीज याद रखेंगे, सबसे छोटी, क्या याद रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 होती है भाई साहब। कितनी होती है? 2 होती है। और इकलौती, इकलौती सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या वो भी 2 ही होती है। सम अभाज्य संख्या वो भी 2 ही होती है। ये 2 चीज आपको याद रखनी है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। अभाज्य संख्या के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? कोई भी 2 नंबर इनके अंदर से, अगर 2 नंबर जैसे 3 और हमने 5 को गुणा में रख लिया है तो इन दोनों नंबरों को पहले इनकी गुणा कर देंगे। 3 पंजे 15, 15 के अभाज्य गुणनखंड कहा जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं 3 और 5 क्या है, 15 के अभाज्य गुणनखंड है। 3 और 5 15 के अभाज्य गुणनखंड है। बेटा बोल बोल कर पढ़ लिया करें, आप बोल बोल कर पढ़ लिया करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हम देखते हैं 144, 144 को डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से ही क्यों करा है, 3 से क्यों नहीं करा? तो आप ध्यान देंगे जिन नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा उन नंबरों को 2 से ही काटना स्टार्ट करना है। 2 से 1 तो नहीं कटता है तो हम 14 ले लेंगे। 2 सत्ते 14 बन जाएगा, 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। फिर क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है तो फिर इसको हम 2 से काटेंगे। 2 से 7 को काटेंगे तो 2 का आपको सिंपली पहाड़ा पढ़ना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। 7 से 8 तो ज्यादा हो जाएगा तो 1 कम करके चलेंगे। 2 तिया 6, 7 में से 6 तो गया कट, 1 बचेगा। आगे जाकर वो 1 दाही बन जाएगा, यानी कि 2 के सामने 1 लगेगा तो वो 12 बन जाएगा। 2 से 12 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि ये 36 बनेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बच्चों 3 बार पहाड़ा नहीं पढ़ना है, 3 बार पहाड़ा नहीं पढ़ना है। आपको ये देखना होगा कि इस पर टेबल कितनी बार चल रहा है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया कट, 1 बचा तो 16 बन जाएगा। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से ये 9 बार कटेगा, 2 नीम 18। फिर ये 2 से नहीं कट रहा है तो किसके पास जाएंगे, 3 के पास। 3 तिया 9 बन जाएगा और फिर 3 एकम 3 बन जाएगा। ये नंबर जो बचे हैं क्या क्या आया है, 2 2 2 2, 1 2 3 4। 2 को 4 बार हमने लिख दिया है और 3 को हम 2 बार लिख देंगे। 1 2 3 4, तो 2 को हम पावर 4 लिख देंगे और 3 2 बार आया है तो 3 की पावर 2 लगा देंगे और यही बन जाएगा हमारा आंसर। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। और अब मैं ये क्वेश्चन करा दिया हूं, आगे के क्वेश्चन इसके जैसे या अभाज्य गुणनखंड के जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक बार अभाज्य गुणनखंड की आप तैयारी कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बने रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तैयारी आपको कर लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए ये रहा नेक्स्ट टाइप का प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? अब ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये पता रखेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है तो इनका आंसर भी आप इजीली बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सह अभाज्य संख्याएं होती है कि ये ऐसी संख्याओं का जोड़ा होता है कि जहां पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है। मतलब जैसे हमें 14 और 35 दिया गया है, 14 और 35 दिया गया है, तो कोई ऐसा पहाड़ा या कोई ऐसा नंबर जो 14 को डिविजिबल करता हो तो हम जानते हैं 1, चलो 1 को तो छोड़ दिया ही जाएगा, 2, 7 और 14। ये 3 नंबर 14 को डिवाइड कर देंगे, कंप्लीटली काट देंगे। हम बात करते हैं 35 के बारे में।
तो 35 को काटने के लिए कौन आता है? 5 आता है, 7 आता है और फिर स्वयं 35 आता है। तो इसके सारे जितने भी फैक्टर हैं वो देख लेंगे और इसके सारे जितने भी फैक्टर हैं वो देख लेंगे। अब इन दोनों फैक्टर के अंदर अगर कोई नंबर सेम दिख रहा है तो इसका मतलब ये नंबर सहअभाज्य संख्या युग्म नहीं है। सहअभाज्य संख्या युग्म कौन होते हैं? जिनके अंदर कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक होता है। जैसे 14 और 35 का हमने आपको बता दिया है। 18 और 25 को चेक करते हैं। 18 2 से कटेगा, 18 3 से कटेगा, 18 6 से कटेगा, 18 9 से कटेगा और 18 स्वयं 18 से कटेगा। जब हम 25 को चेक करते हैं तो 25 5 से कटेगा और स्वयं 25 से ही कटेगा, इनके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ और यहाँ आपको कोई कॉमन नंबर दिख रहा है क्या? कॉमन बोले तो एक जैसा नंबर। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 18 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 नहीं है। इसका मतलब यहाँ कॉमन फैक्टर सिर्फ आपको 1 देखने के लिए मिलेगा। यहाँ कॉमन फैक्टर आपको देखने के लिए मिल रहा है 1, और जहाँ कॉमन फैक्टर आपको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 1, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ मिलता है 1, कॉमन फैक्टर को बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ बोले तो जो दोनों में एक जैसा है। अगर 1 दिख रहा है तो उसी को सहअभाज्य संख्या कहा जाएगा, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर बन जाना है बी। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो उसको आप इजीली कर देंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइप का प्रश्न 2025 के कई सेट में देखने के लिए मिला है। तो इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेंगे, हल्का क्वेश्चन है लेकिन हल्के में नहीं लिया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न कराए जा रहे हैं, इनके जैसे ही आप आगे प्रश्न कर सकते हैं। आगे और प्रश्न करने के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो में और कंप्लीट पूरी वीडियो को देखकर जाना है। तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, या तो ये प्रश्न या इसके जैसा कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। प्रश्न में कहा गया है दो संख्या a और b का HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में मैसे कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है मैसे, याद रखेंगे इस बात को। 5 है और उनका LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM कहा जाता है, हिंदी में इसे लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसको लैसे कहा जाता है। 200 है तब a और b का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 205, 1000, 200, 195 ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस चैप्टर का एक लौता फॉर्मूला जो कि इस फॉर्मूले के अंदर लगने वाला है वो कुछ इस प्रकार से है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF के। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि जी HCF तो हमने इधर पढ़ा है, ये LCM इधर कहाँ से आ गया? तो LCM इंटू HCF लिख दीजिए या HCF इंटू LCM लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो संख्या हमें दी गई है a और b, इन दोनों का गुणनफल यानी कि a गुणा b कर दिया जाएगा, बराबर होता है LCM गुणा HCF के। LCM 200 दिया गया है गुणा HCF 5 दिया गया है। दोनों की जब गुणा कराई जाएगी तो नंबर की गुणा होगी, 2 पंजे 10 बन जाएगा। 2 0 यहाँ पहले से ही मौजूद है, तो a और b का ये जो गुणनफल है, गुणा का निशान लगाया गया है बीच में, उसका आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा 1000 और 1000 हमारा प्रश्न ऑप्शन नंबर बी है। इस तरह से इस प्रश्न को किया जाएगा। इसके जैसे क्वेश्चन आप और कर सकते हैं अलग अलग संख्या लेकर।
अपने आप से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाओ, ओ माय गॉड, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हमारे सामने आया है। प्रश्न नंबर 7, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान होगा, मतलब ये जो 65 दिया गया है और 117 दिया गया है, इनको सबसे पहले हम इन दोनों नंबर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद इसके एचसीएफ को ज्ञात करेंगे और वो जो एचसीएफ हमारा आएगा उसको इसके बराबर रख देंगे। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमसे तो एचसीएफ भी नहीं आता है। कोई बात नहीं भैया, अगले प्रश्न में आपको एचसीएफ भी सिखा देंगे। वैसे यहाँ भी देख लीजिए, ये नंबर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 5 तिया 15 के रूप में, और 13 से फिर ये पूरा नंबर कट जाएगा। यानी कि 65 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 गुणा 13। 117 के भी कुछ इस प्रकार से ही हम फैक्टर करेंगे। 7 और 1 8 और 1 9, इन तीनों नंबर को ऐड करने के बाद 9 आया है और 9 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से कटेगा। 3 तिया 9, 11 में से 9 कट गए, 2 बचेंगे, 2 आगे जाकर 7 के आगे 27 बन जाएगा। 27 बन जाएगा तो 2 निम 3 नम 27, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर 13 से कट जाएगा एक बार। यानी कि 117 के सामने हम इनके फैक्टर लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 13। अब हमें यहाँ एचसीएफ लिखना होगा। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़े नंबर, और ये 13 दोनों में हमें देखने के लिए मिल रहा है। 13 दोनों में हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना निकल कर आएगा? 13 निकल कर आएगा। एचसीएफ कितना निकल कर आएगा? 13 निकल कर आएगा। अब प्रश्न में हमें कहा गया है 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 17 के रूप में व्यक्त किया गया है। मतलब 13 बराबर किसके बन जाएगा? 65p माइनस 117 के बन जाएगा। ये माइनस 117 है, बराबर से इधर जाने पर ये प्लस बन जाएगा। पहले से ही मौजूद है 13, बराबर 65p आ जाएगा आपका एज इट इज। इन नंबरों को अगर आप जोड़कर देखते हैं तो 13 17 में डालेंगे तो बन जाएगा 30, और ये पूरा नंबर बन जाएगा आपका 130, जिसको आप 65p ऐसे ही लिखेंगे। ये 65p के साथ गुणा में है तो वो इधर भाग में चला जाएगा और 130/65 बनेगा। यहाँ पर p सिंगल बच जाना है। 65 से 130 को अगर आप काट देंगे तो p बराबर आपका आंसर 2 आ जाएगा। p का मान आपका आंसर 2 आ जाएगा। और ये प्रश्न MCQs में तो दिया हुआ ही है। ये प्रश्न हमें MCQs में तो दिया हुआ ही है। वैसे भी ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और इसका ऑप्शन आपको बी देखने के लिए मिलेगा। इसी तरह से आपको ये प्रश्न करना है या इसके जैसे कोई प्रश्न आएंगे तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि हम आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। उसमें हम कोई प्रश्न नंबर वगैरह नहीं लेंगे, वैसे ही कुछ नंबर लेकर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा दिया जाएगा और फिर उनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने की ओर। तो चलिए करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, जैसे हमें नंबर दिया गया है 15 और 20, इन दोनों का हमें एलसीएम भी निकालना होगा और एचसीएफ भी निकालना होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको 15 के फैक्टर कर देने हैं। अगर आप सक्षम है कि आप 15 के फैक्टर वैसे ही कर सकते हैं तो आप 15 के फैक्टर वैसे ही कर सकते हैं, अन्यथा आप अभाज्य गुणनखंड का सहारा ले सकते हैं। जैसे 3 से ये 5 बार कटेगा और फिर 5 से ये 1 बार कटेगा। ऐसे ही 20 के आप फैक्टर कर सकते हैं। 20 को आप 2 से काटेंगे तो 10 बचेगा, 2 से काटेंगे तो 5 बचेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बचेगा। आपको लिख देना है 15 के सामने 15 के फैक्टर 3 गुणा 5 और 20 के सामने 20 के फैक्टर यानी 2 गुणा 2 गुणा 5। मैंने बताया था एलसीएम को लैसे कहा जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक।
HCF को में से कहा जाएगा महत्तम समापवर्तक। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर हम यहीं के यहीं इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम हमें देखने के लिए मिलता है, जो दोनों में कॉमन है उसको तो एक बार लिया जाएगा, जो दोनों में कॉमन है उसको तो एक बार लिया जाएगा, बाकी जो नंबर बचेंगे सबको उठा लिया जाएगा, यानी कि 3, 2 और 2। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 2 भी तो कॉमन है। भाई कॉमन हमने 15 और 20 में कहा है, यानी कि कॉमन आपको ऐसे चेक करना है, ऐसे दोनों में होना चाहिए 2। ये 2 एक ही नंबर में 20 में आ रहे हैं तो इसको हम कॉमन नहीं कहेंगे। अब इनकी गुणा कराने का सबसे आसान तरीका आपको ध्यान रखना है, ऐसा नंबर पकड़िए जो गुणा होकर 10 बन जाए, क्योंकि 10 की गुणा करनी आसान होती है। तो 5 की अगर 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 बन जाएगा, 10 तिया 30 बन जाएगा और 30 दूनी 60 बन जाएगा, यानी कि 15 और 20 का एलसीएम तो आ जाएगा 60। अब हम निकालते हैं एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन नंबर होगा उसी को एचसीएफ कहा जाएगा, यानी कि इस नंबर का एचसीएफ आपका आ जाना है 5। कुछ और नंबर लेकर करते हैं, जैसे इस बार हम 40 ले लेंगे और 60 ले लेंगे। देखते हैं 40 किस किस के पहाड़े में आता है। 2 से कटेगा तो 20 आ जाएगा, 2 से कटेगा तो 10 आ जाएगा, 2 से कटेगा तो 5 आ जाएगा और 5 से काटने पर 1 आ जाएगा। ऐसे ही 60 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 30 आ जाएगा, 2 से 15 आ जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से 5 आ जाएगा और फिर 5 से 1 आ जाएगा। 40 के सामने आप 40 के फैक्टर रख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, और 60 के सामने 60 के फैक्टर रख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब आपको सबसे पहले एचसीएफ चेक करना है। अजी सर हम पागल हो गए, कभी एलसीएम पहले कभी एचसीएफ पहले। भाई कुछ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 2 एक जैसा है, यहाँ 2 एक जैसा है, यहाँ 5 एक जैसा है। एचसीएफ वो होता है जो एक जैसे दोनों में आते हैं। यहाँ 2 आ रहा है, ये वाला 2 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। मैंने बताया था गुणा कर कर 10 बनाने की कोशिश करेंगे। 5 दूनी 10 बन जाएगा, 10 दूनी 20 बन जाएगा, यानी 40 और 60 का एचसीएफ 20 आ जाएगा। अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। जो दोनों में एक जैसा है उसको एक बार लिखेंगे, ये दोनों में एक जैसा है इसको एक बार लिखेंगे, ये दोनों में एक जैसा है इसको एक बार लिखेंगे। 2 और 3 तो एक दूसरे में नहीं है, तो इन दोनों को ही उठा लिया जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120 बनता है, 40 तिया 120 बनता है, यानी 40 और 60 का एलसीएम 120 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप एलसीएम के प्रश्न कर सकते हैं, जैसे 175 और 91, 175 और 91, 175 के हमें फैक्टर करने होंगे। नया प्रश्न हमारे सामने ये है, तो किस तरह से करा जाएगा, इसको 5 से काट कर देखेंगे। अजी 3 से नहीं काट सकते क्या, तो 1 + 7 + 5, यानी कि जो नंबर हमें दिए गए हैं उन सभी नंबरों को जोड़कर देखेंगे और जोड़ने के बाद अगर नंबर आ जाता है 3 से कटने वाला, तो ये पूरा नंबर भी 3 से कटेगा, अन्यथा 3 से नहीं कटेगा। क्योंकि 13 3 से नहीं कटता है तो इसलिए 175 भी 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 तिया 15 बन जाएगा, 2 बचेंगे आगे जाकर 25 बचेगा, 25 बनेगा, 5 पंजे 25 बन जाएगा। इसको फिर 5 से काटेंगे तो 7 बच जाएगा और 7 से काटेंगे तो 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से हम 91 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, तो इसको 9 और 1 10 बनेगा और 10 3 से नहीं कटता है। ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 और 0 नहीं आ रहा है, तो इसको हम 7 से काट के देखेंगे, 7 कम 7 बनेगा, 2 बचेंगे 21 बन जाएगा, 7 तिया 21 बन जाएगा। और फिर 13 से इसको हम काट कर देखते हैं तो 1 बचेगा। 175 के सामने हम फैक्टर लिख देंगे 5 गुणा 5 गुणा 7, और 91 के सामने भी हम उसके फैक्टर लिख देंगे 7 गुणा 13। अब आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं।
इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। क्या 7 दोनों में कॉमन है? जी हाँ, कॉमन है। और जब 7 कॉमन है तो 7 को हम लिख देंगे HCF। और एलसीएम की बात की जाएगी, एलसीएम की बात की जाएगी तो एलसीएम में 7 तो लिखा जाएगा एक बार। उसके बाद जो बचा सबको उठा लो, जो बचा सबको उठा लो। 13 सत्ते 91 बनेगा। 91 की 5 से गुणा कराई जाएगी। 5 एकम 5, 5 निम 45 बन जाएगा। फिर उसकी 5 से गुणाई कराई जाएगी। 5 पंजे 25 कैरी 2, 5 पंजे 25 और 2 27 कैरी 2, 5 चौक 20 और 2 22 बनेंगे। और यानी कि आंसर आ जाएगा 2275। एलसीएम हमारा आया है 2275 और एचसीएफ क्योंकि कॉमन फैक्टर एक ही है वो आ जाएगा 7। इस प्रकार से हम किसी भी तरह के एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्नों को कर सकते हैं। सर एक आध और करा दीजिए ताकि हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं एक लास्ट प्रश्न आपके सामने करा रहा हूँ। जैसे 54 दिया गया है और दूसरा 336 दिया गया है। इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। पेपर में तो ज़्यादा एचसीएफ के बारे में ही पूछा जाएगा, पेपर में ज़्यादा एचसीएफ के बारे में ही पूछा जाएगा। तो ये जो 54 दिया गया है इस 54 के फैक्टर करते हैं। 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 बन जाएगा। 3 से ये 9 बचेगा। 3 से 3 बार कटेगा और 3 से 1 बच जाएगा। 336 के भी इस प्रकार से ही फैक्टर करेंगे। 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। 2 एकम 2 बनेंगे। 1 बचेगा आगे जाकर 13 बन जाएगा। 2 छिंग 12 लिखा जाएगा। 1 बचेगा आगे जाकर 16 बन जाएगा। 2 अट्ठे 16 बन जाना है। उसके बाद 2 से 8 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। फिर 2 से ये 4 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। फिर 2 से ये 2 बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा। इस बार इसको 3 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 1 आ गया है। फिर इसको 7 से काट देंगे और 1 आ जाएगा। अब हमें 54 के सामने 54 के फैक्टर लिख देने हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 336 के सामने 336 के फैक्टर जो यहाँ आए हैं 1 2 3 4। 2 हमें 4 बार देखने के लिए मिलता है तो उसको 4 बार ही हम यहाँ लिख देंगे। 3 एक बार देखने के लिए मिलता है, 7 भी एक बार देखने के लिए मिलता है। हमें कहा गया है एचसीएफ निकालने के लिए, हमें कहा गया है एचसीएफ निकालने के लिए। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें एक बार यहाँ 2 देखने के लिए मिला है, एक बार यहाँ 3 देखने के लिए मिला है। तो ये 2 एक बार लिखा जाएगा, ये 3 भी एक बार लिखा जाएगा। 2 तिया 6 बन जाएगा आपका एचसीएफ। 2 तिया 6 बन जाएगा आपका एचसीएफ। सर इसका एलसीएम भी बता दीजिए। तो एलसीएम भी बता देते हैं। ये 2 आ जाएगा, वो 3 एक बार आया था वो 3 आ जाएगा। इसके बाद जो बचे सब उठा लो, सब उठा लो, सब उठा लो। 3 2 बार हैं, 3 को 2 बार लिख दिया जाएगा। 2 3 बार हैं, 2 को 3 बार लिख दिया जाएगा। 2 को 3 बार लिख दिया जाएगा। और 7 एक बार है, 7 को एक बार लिख दिया जाएगा। इन सब की अब आप गुणा करा कर देख सकते हैं। 2 की 3 से कराई जाएगी, 2 तिया 6 आएगा। 6 की 18 3 से करा जाएगी, 6 तिया 18 बन जाएगा। 18 तिया 54 बन जाएगा। इसी प्रकार से सबकी गुणा कर देंगे और आपका एलसीएम आ जाएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। इन सब की गुणा कर कर बताइए कमेंट में कि एलसीएम क्या आया है। और इस प्रकार से आप कोई भी एलसीएम या एचसीएफ का प्रश्न पेपर में आता है तो आप इजीली आप उसको कर सकते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ के आगे आने वाले प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब करते हैं प्रश्न नंबर 8 जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b को a x की पावर 3 y की पावर 2 और b x y की पावर 3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब किसी से नहीं कटती हैं, तो HCF AB है। HCF AB का क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखते हैं a को क्या लिखा हुआ है, x की पावर 3 y की पावर 2, मतलब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x को 3 बार और y को 2 बार। क्योंकि इसकी पावर 3 है तो उसको 3 बार लिखा जाएगा, इसकी पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखा जाएगा। b को जब हम चेक करते हैं तो b दिया हुआ है x y की पावर 3, दिया हुआ है x y की पावर 3, मतलब इसको हम कुछ इस प्रकार लिख लेंगे कि x को एक बार लिखा जाएगा और y को 3 बार लिखना है, y को
3 बार लिखना है, और जब y को 3 बार लिखा जाएगा हमें निकालना है इसका HCF, हमें निकालना है इसका HCF। और HCF क्या होता है? जो दोनों में आता हो कॉमन। तो यहाँ x दोनों में है, यहाँ y दोनों में है, यहाँ y दोनों में है। तो x एक बार देखने के लिए मिला है, y 2 बार देखने के लिए मिला है, y को 2 बार लिख देंगे। x ऐसे ही लिखा जाएगा, और y 2 बार है तो y की पावर 2 लिखी जाएगी, यानी कि HCF आपको देखने के लिए मिलेगा x y की पावर 2, जो कि ऑप्शन बी देखने के लिए मिलता है। इस बार हमने क्वेश्चन को टाइप नहीं किया है क्योंकि टाइप करने में ज़्यादा वक्त लग रहा है, इस वजह से हमने इसको ऐसे ही कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे और आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा। इन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और एक अलग से कॉपी में नोट कर लेना है। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे या इनके जैसे क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे। कभी आप बाद में कहोगे जी हमें तो कहा था इनमें से ही क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ तो हमें तो 20 और 40 का एलसीएम बताया था, एचसीएफ बताया था, यहाँ तो 50 और 70 का आ गया। अब कैसे करें? तो भाई नंबर अलग अलग आ सकते हैं, मेथड आपको यही यूज करने होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों करते हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है या तो आपको ये क्वेश्चन या इसके जैसा प्रश्न आपको पेपर में जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। 100% लिख लीजिए और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए बहुत दबाकर। यदि 20-25 का लेस है यानी एलसीएम 100 दिया गया हो तो में से क्या होगा? या तो आप डायरेक्ट 20 और 25 का आप एलसीएम निकाल सकते हैं, एमसीक्यूज में है तो डायरेक्ट आप इस तरह से ही कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको अलग से दिया हुआ है तो आप इसको इस मेथड से ही करेंगे जैसे आपको कराया जा रहा है। तो आप लिखेंगे LCM और ब्रैकेट में लिख देंगे 20-25 इज इक्वल टू दिया हुआ है 100। आपको HCF 20-25 निकालना है। देखिए वैसे तो सिंपल तरीका है कि 20 के फैक्टर कीजिए। 20 के फैक्टर होते हैं 2 दूनी 4 पंजे 20। 25 के फैक्टर कीजिए 5 गुणा 5 और दोनों में 5 कॉमन है तो HCF आपका आ जाएगा 5, यानी कि आंसर हमारा आ गया है। एमसीक्यूज में है तो आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इसी प्रकार से करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे। लेकिन अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर आप ऐसे नहीं करेंगे इसको, फिर आपको फॉर्मूले का यूज करना है जो अभी बताया था। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर होता है LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। आप इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक संख्या, भाई दोनों सेम है अलग अलग मत समझना, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, बोल नहीं रहे हैं बच्चे, बोल नहीं रहे हैं, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF, LCM गुणा HCF। एक संख्या दी हुई है हमें 20, एक संख्या हमें दी हुई है 20, दूसरी संख्या दी हुई है 25, LCM दिया हुआ है 100, LCM दिया हुआ है 100, HCF हमें निकालने के लिए कहा गया है। LCM के साथ 100 गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और यहाँ पर HCF ऐसे ही बच जाएगा। 20 को 20 से 100 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से 25 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और आपका HCF देखने के लिए मिलेगा 5। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब क्या मैं और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊं? अरे मैंने क्वेश्चन करा दिया है, तरीका आपको बता दिया है। अगर एमसीक्यूज में आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे, और अगर शॉर्ट में आता है तो आप उसको इस प्रकार से करेंगे। अब नंबर बदल बदल कर आपको प्रैक्टिस करनी है, जिम्मेदारी आपकी है, किस तरह से निभानी है आपको देखना है। चलते हैं नए प्रश्न की ओर और कुछ नया तरीका देख
तो चलिए, प्रश्न वही है, तरीका वही है करने का, लेकिन इस बार पूछ कुछ और लिया गया है। प्रश्न बिल्कुल सेम वही है, बस संख्याएं बदली गई है, लेकिन पूछ कुछ और लिया गया है। क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको भी कहेंगे। दो संख्याओं का लसे, एलसीएम एवं में से एचसीएफ क्रमशः। पहली बात ये ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चों को इसका भी नहीं पता होता है। क्रमशः का मतलब होता है कि यहाँ दो चीजें दी गई हैं, तो यहाँ भी दो चीजें दी गई हैं। पहली चीज पहले वाले की वैल्यू है और दूसरा मान दूसरे वाले का मान है, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 168, एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 6। एक संख्या दी गई है, एक संख्या दी गई है 24। दूसरी संख्या पूछी गई है, दूसरी संख्या को पूछा गया है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए अभी जो फॉर्मूला दूसरे तरीके से लगाया था वही लगाएंगे। एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो जाती है, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो जाती है एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एक संख्या होगी 24, दूसरी संख्या को ऐसे ही रखेंगे, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम आया है 168, एचसीएफ आया है 6। दूसरी संख्या के साथ 24 गुणा में है, तो दूसरी संख्या के साथ जो 24 गुणा में है वो भाग में चला जाएगा और बनेगा 168 गुणा 6 बटे में 24। 6 से 24 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 4 से 168 को काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 बन जाएगा। और इस प्रकार से दूसरी संख्या हमें देखने के लिए मिलेगी 42, जो कि ऑप्शन बी में देखने के लिए मिलती है। ऑप्शन बी में हमारा 42 आएगा, ऑप्शन बी। इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। और अब मैं करीब करीब इस तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं जो 1 नंबर में या एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं वो मैं सभी आपको करवा चुका हूं। अब इस क्वेश्चन के हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और एक बड़े क्वेश्चन को करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, 3, 4, 2 नंबर सब तरीके से वो प्रश्न आता है। देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। अब आपको प्रैक्टिस करनी है खूब अच्छे से।